Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 नवंबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गुयाना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुभ आरंभ करते हैं और चलेंगे सबसे पहले आज अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से सुनिएगा क्योंकि आज न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शंस बताता हूं ताकि अच्छे से पूरा न्यूज़ समझ में आए। अगर हम बात करते हैं साल 2023 की, यानी पिछले साल सितंबर के महीने में इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। कहोगे हाँ याद है, वो क्या था? वो था G20 समिट। ठीक है, 2023 का G20 समिटिंग की जो यहाँ पे होस्टिंग वाली पावर थी वो भारत के पास में थी। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ये समिट एंड होता है, ये जो होस्टिंग की पावर है वो कंट्री टू कंट्री ट्रांसफ़र होती है। तो लास्ट ईयर हमने ये पावर दे दी थी ब्राज़ील को, यानी इस साल 2024 वाला जो ये G20 समिट है ये ब्राज़ील को होस्ट करना था। तो दोस्तों वो समय आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं वो इस G20 समिट को अटेंड करने के लिए निकल गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बार ये 19वां G20 समिट होने वाला है। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में। तो 18 नवंबर यानी कल से ये समिट शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर ब्राज़ील को तो अटेंड करेंगे, लेकिन उसके पहले वो गए हैं नाइजीरिया, और नाइजीरिया जाएंगे। फिर उसके बाद में वैसे नाइजीरिया पहुंच चुके हैं, वहां पे लैंडिंग हो चुकी है, आज नाइजीरिया रहने वाले हैं। फिर कल पहुंचेंगे ब्राज़ील और फिर उसके बाद G20 समिट अटेंड करने के बाद में जाएंगे गुयाना, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, मैप में अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद ये वापस से भारत आने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों देशों की जो लोकेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए मैं आपको इनका लोकेशन अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि एक बढ़िया क्लैरिटी आप सभी लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो। सबसे पहले आप देखेंगे ये है इंडिया का मैप, हमें चलना है अफ्रीका को घूमते हुए। जैसे पीएम मोदी गए हैं उसी तरीके से मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। इंडिया से वो पहले जाते हैं नाइजीरिया, तो इस समय पर वो नाइजीरिया में ही है। ये है वो नाइजीरिया कंट्री जो कि अफ्रीका के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आपको नजर आएगा। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं, चाहे वो कैमरून हो, ऊपर चैड है, नाइजर है, उसके अलावा बेनिन है ना, और गल्फ ऑफ गिनिया इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो कई कंट्रीज़ हैं जो नाइजीरिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। अब जैसे यहाँ पर वो नाइजीरिया के साथ में कोई डिस्कशंस या जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होने हैं, जो भी यहाँ पे समिट अटेंड होगा, उसको पूरा करने के बाद में वो सीधा यहाँ से निकलेंगे कहाँ पे? साउथ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो के अंदर में ये समिट होने वाला है और कल और परसों दोस्तों ये समिट रहेगा। फिर उसके बाद में वो सीधा जाएंगे गुयाना ब्राज़ील का ही पड़ोसी देश है। ऊपर आप देख पाओगे ये है गुयाना, जो कि ब्राज़ील के साथ में बाउंड्रीज को भी शेयर करता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी कंट्री है दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली ऑयल वगैरह के मामले में। ऐसे ही यहाँ पे नाइजीरिया भी इंपॉर्टेंट है ऑयल वगैरह के मामले में। ठीक है, अभी मैं आपको उसके बारे में रिलेशन समझाऊंगा। तो ये आई होप आप लोगों ने मैप को अच्छे से समझ लिया है। अब G20 समिट कल शुरू होने वाला है, तो जो भी यहाँ पे समिट में डिस्कशंस होगा वो सब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनेगी, वो तो कल आपको पता चली जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी के बारे में डिस्कशन किया गया है। वो बॉडी कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे जैसे आपने देखा नाइजीरिया गए, उसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील जाएंगे, ब्राज़ील के बाद गुयाना क्यों जाएंगे पीएम मोदी? क्योंकि गुयाना में दोस्तों इंडिया और साथ ही साथ में कैरिबियन नेशंस के बीच में एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप समिट होने वाला है, और जो कैरिबियन नेशंस का ग्रुप है वो है कैरिकॉम। तो कैरिकॉम अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं। अभी मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा। चलिए, अब जितनी भी मैंने बातें बताई हैं यहाँ से कुछ ना कुछ नोट तैयार करके चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। सबसे पहले नाइजीरिया की लोकेशन, तो लोकेशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये रहा नाइजीरिया, इसकी कैपिटल है अबूजा। ठीक है, ये कहाँ पर है? अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे है।
और बताया जाता है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अफ्रीकन बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, 50,000 देश प्रेजेंट है, नाइजीरिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। टेरिटोरियल बाउंड्रीज अगर देखेंगे तो बता ही चुका हूं, इसके नॉर्थ में है नाइजर, यानी ये रहा नाइजीरिया, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ है, ये रहा नाइजर। उसके अलावा इसके ईस्ट में है चैड एंड कैमरून। तो ईस्टर्न साइड कौन सा हो गया, इसका ईस्टर्न साइड हो गया ये वाला, तो ये है चैड और नीचे है कैमरून। वेस्टर्न साइड में है बेनिन, ये रहा वेस्टर्न साइड, ये है बेनिन। तो ये कुछ कंट्रीज है जो उसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं, समझ गए। तो 1 2 3 4 ये 4 कंट्रीज हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। फिर बात आती है मैरीटाइम बाउंड्रीज की, यानी कि समुद्र का कौन कौन सा स्तर है जो नाइजर के साथ में टच होता है। तो उसमें है गल्फ ऑफ गिनिया, ये मैंने आपको बताया था, ये जो गल्फ है यही कहलाता है गल्फ ऑफ गिनिया, और यह है हमारा अटलांटिक ओशन। ये 2 इंपॉर्टेंट मैरीटाइम बाउंड्रीज नाइजर के पास में देखने को मिल जाती हैं। नाइजर के जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे कुछ प्लेन रीजन है, कुछ पहाड़ी रीजन भी है। हाईएस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो है चपल वदी, ये यहाँ पर इसका एक सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है, पीक मानी जाती है। इंपॉर्टेंट नदियां हैं नाइजीरिया में, वो है सोकोटो एंड नाइजर। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे एक लेक भी है, लेक चैड। जो चैड वाली जो झील आपको देखने को मिलेगी, ये कई सारे कंट्रीज का जो बॉर्डर वाला पॉइंट है उसके बॉर्डर पर ही प्रेजेंट है, जिसमें चैड, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, यानी ये सब देश प्रेजेंट है। ठीक है, तो कह सकते हैं कोई मान लो ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पर यहाँ पे ये लेक चैड भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों, नाइजीरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि सबसे पहले पीएम मोदी नाइजीरिया गए हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्राजील गए हैं। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसके साथ में भारत सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहा है। दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखेंगे, वैसे पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन फिर भी नजर आए तो 2021-22 में हमने $14.95 बिलियन का व्यापार किया था नाइजीरिया के साथ में, और 2022-23 में यही व्यापार दोस्तों $11.8 बिलियन का हो गया। अब यह व्यापार कम क्यों हुआ? व्यापार बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम हो गया। रीज़न यह है क्योंकि दोस्तों हम नाइजीरिया से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, और इस ऑयल को परचेज करना हमने कम कर दिया क्योंकि रशिया हमको सस्ता यानी डिस्काउंट में दे रहा था, तो रशिया से हमने ज़्यादा परचेज किया। तो इस वजह से व्यापार में थोड़ी सी कमी ज़रूर से देखने को मिली है, लेकिन ये कमी ये पॉइंट नहीं ठहराती कि भाई नाइजीरिया आज भी एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, स्पेशली पूरे वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में। इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने $20 बिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो नाइजीरिया में किया हुआ है। इतना सारा निवेश, कई सारी कंपनीज आज हमारी नाइजीरिया में प्रेजेंट हैं। इंडिया और नाइजीरिया का एनर्जी कॉपरेशन एक अलग ही लेवल पर है। अलग लेवल पर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि नाइजीरिया सबसे ज़्यादा हमें कच्चा तेल बेचता है, क्रूड ऑयल परचेज करते हैं मुझसे, और आज इसी के स्तर पर मेंशन किया जाता है कि भारत जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 12% ज़रूरत नाइजीरिया से पूरी होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री 12% ऑयल नाइजीरिया से मंगाती है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करेंगे तो इसमें नाइजीरिया को एक बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया से। हमने कई सारे प्रकार के लोन्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट है, वो यहाँ पे नाइजीरिया को प्रोवाइड करवाया है। 1964 से अभी तक देखेंगे तो नाइजीरिया को हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है इंडिया ने, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर में। उस प्रोग्राम का नाम है इंडियन टेक्निकल एंड 7 इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसमें हर साल दोस्तों यहाँ पे हम नाइजीरिया को डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, और उनकी जो आर्मी है स्पेशली उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। इवन ये मेंशन किया गया है जो ये कॉपरेशन है इसमें भारत और नाइजीरिया आतंकवाद से लड़ने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। समुद्र में जो पायरेसी होती है, जो समुद्री लुटेरे हैं, उससे लड़ने के लिए काम किया जा रहा है। दोनों के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बीच में आपस में विजिट्स होते रहते हैं, मीटिंग होते रहते हैं। इवन हमने नाइजीरिया के अंदर में नेशनल डिफेंस एकेडमी खोल रखी है जो कि हमारे आर्मी कोऑपरेशंस को दर्शाती है। हमारी आर्मी और नाइजीरिया की आर्मी मिलकर साथ में हम वर्क करते हैं। इंडिया लगातार उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, कुछ अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स को सप्लाई करता है ताकि नाइजीरियन डिफेंस फोर्स और ज़्यादा मजबूत हो सके। इस लेवल पर दोस्तों इन दोनों का कोऑपरेशन नजर आएगा। इतना ही नहीं, फिर जब बात आती है कम्युनिटी की, तो इंडियन कम्युनिटी में अगर देखेंगे तो भारत के बहुत सारे लोग नाइजीरिया में प्रेजेंट है। मेंशन किया जाता है कि इंडियन ओरिजिन के लगभग 50,000 पर्सन्स, 50,000 लोग नाइजीरिया में हैं आज के समय पर। ठीक है, जो इंडियन नेशनल्स भी हैं या ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड होल्डर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं।
फिर नाइजीरिया का एक अहम इंपॉर्टेंट रोल है साउथ और साउथ कोऑपरेशन में, क्योंकि हम बात करते हैं जैसे ऊपर कंट्रीज वर्ल्ड की नॉर्दर्न रीजन में देखोगे तो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। साउथ में देखेंगे तो चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो यहाँ पर एशिया में हो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, जो लगातार काम कर रही हैं। तो इंडिया और नाइजीरिया दोनों बहुत अहम रोल प्ले करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन में, यानी कि जो सदर्न वाला रीजन है इसमें आपस में मिलकर हम बातचीत कर सकें। यानी पूरे सदर्न रीजन को यहाँ पे आगे लेकर चलने को लेकर काम किया जा रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो G77 हो, चाहे वो नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों ना हो, सभी जगह पर दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ उठाती हैं, यानी साउदर्न रीजन का एक आवाज़ बनकर आती हैं। इसलिए भी इनका जो कॉपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया था कि वो जाएंगे गुयाना। नाइजीरिया होने के बाद में ब्राज़ील में जो भी डिस्कशन होगा G20 समिट में वो हमारे सामने आएगा ही आएगा आगे। फिर जाएंगे वो गुयाना में, क्योंकि यहाँ पे कैरिकॉम और इंडिया के बीच में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। ठीक है, कैरिकॉम क्या है दोस्तों? ये कैरिबियन नेशंस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कैरिकॉम, ध्यान में रखिएगा इसको। अब ये क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक मैप आपको नज़र आएगा, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये यूएसए आपको नजर आएगा, ये है मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको की लंबी बाउंड्री लगती है, जैसा आपके सामने ये प्रेजेंट है। नीचे जो है साउथ अमेरिका है, ये रहा गुयाना जहाँ पे पीएम मोदी जाने वाले हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। नीचे इसके ब्राज़ील आपको ये प्रेजेंट देखने को मिलेगा। अब ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये सी है इसको बोलते हैं कैरिबियन सी। और इस कैरिबियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे, जमाइका, हेती, क्यूबा, बहामास, ऐसे बहुत सारे देश दोस्तों इस कैरिबियन सी में प्रेजेंट हैं, और इस वजह से इनको बोलते हैं कैरिबियन नेशंस। और ये जितने भी कैरिबियन सी में प्रेजेंट ये जितने भी देश आपको देखने को मिलेंगे, गुयाना भी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कैरिकॉम में ही आता है, यानी इस कैरिबियन नेशन में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका समुद्र का बड़ा एक्सेस है। सूरीनेम भी इसमें ही आता है। ये मैप आपको दिख रहा होगा कि कैरिकॉम के कौन कौन से फुल मेंबर्स हैं। फुल मेंबर में डार्क कलर वाले जितने भी आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं, ये सब फुल मेंबर हैं कैरिकॉम के। ठीक है, तो यहाँ पे कैरिकॉम की मीटिंग हो रही है इंडिया में, इस गुयाना के अंदर, जहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है। कई सारे ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आपको इसी कैरिकॉम में देखने को मिलेंगे। तो कैरिबियन सी में जितने भी ये देश प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कैरिबियन नेशंस। चलिए एक बार मैं आपको एक जो वर्ल्ड मैप है इसमें भी दिखा देता हूं, ताकि आपको और बढ़िया क्लैरिटी मिले। ये है इंडिया, हमें चलना है वापस, अफ्रीका से घूमते हुए जाएंगे इधर, यह है साउथ अमेरिका, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जो ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में आपको बताया था, ये है कैरिबियन सी। और ये छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं ये हैं कैरिबियन नेशंस। ठीक है, गुयाना जस्ट नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको जूम करेंगे तो ऐसे बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, और कई सारी ऐसी होंगी, जैसे जितना जूम करते जाओगे उतना यहाँ पर आपको अच्छे से नाम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी कैरिबियन नेशंस हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनका एक अपना खुद का ग्रुप है जिसको इन्होंने नाम दिया है कैरिकॉम। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कैरिबियन नेशंस का है, एक दूसरे के मार्केट को वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और इसका मेन पर्पस यही था कि ये सभी देशों के बीच में इकोनॉमिकली कोऑपरेशन बनाया जा सके, एक दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पर ले सकें ये सभी देश। और ध्यान रखिए कैरिकॉम में आज टोटल 15 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, वो 15 मेंबर्स वही सभी जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाए थे, जिसमें एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना। अब गुयाना चर्चाओं में है तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसमें वैसे हेती, जमाइका, मॉन्टसेरेट, सेंट किट्स, नेविस, सेंट लूसिया, ऐसे कई सारे कंट्रीज आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है, ये उनके नाम प्रेजेंट हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो पूरी कम्युनिटी है 15 मेंबर की, इसकी जो चेयरमैनशिप है, यानी कैरिकॉम जो ग्रुप है, इसका जो चेयरमैनशिप है वो हर 6 महीने में रोटेट होता रहता है। इसका मेन हेडक्वार्टर ही गुयाना के अंदर है। गुयाना में एक टाउन है जिसका नाम है जॉर्ज टाउन। ठीक है, वहाँ पर अगर हम इसको मैप में देखें तो यह है गुयाना, और यहीं पर जॉर्ज टाउन है, और वहीं पर इस पूरे जो कैरिकॉम ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इवन 2007 में क्या होता है, जो कैरिकॉम है इन्होंने अपना खुद का कोर्ट बना लिया और उसको नाम दिया गया कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा कोर्ट है जहां पे कैरिकॉम कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या व्यापार को लेकर विवाद होता है, तो वो सारे विवाद इसी कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी और यहीं पर प्रॉपर डिसीजन दिया जाएगा। दैट्स इट, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्यों केवल आर्टिकल पढ़ना इनफ नहीं था, आर्टिकल के साथ साथ ये बेसिक डेटा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने देखा, जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाई हैं वो सब डिटेल्स आपको एक अच्छे से सुंदर से पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होगा, जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। जो ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जितना कॉन्टेंट है डेली बेसिस पर उस ग्रुप में अपलोड होता रहता है और डेली ही अपलोड होता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उसका भी समरी निकालना चाहता हूँ, उसका भी समरी बनाना चाहते हैं तो आप आराम से ऑनलाइन बना सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, जो ऐसे पीडीएफ्स में आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। और दूसरी बात, ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा काम तो जरूर कर ही सकते हो ना। वो काम क्या है यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज के अपने एथिक्स वाले कोड की तरफ। डेली बेसिस पे एक कोड मैं आपको देता हूँ, कल दिया था, वैसे पिछले 2 दिनों में नहीं मिल पाया है लेकिन कल मिला था। संडे में नहीं डिस्कस करते हैं बट संडे में कवर करके अपना जो पेंडिंग डेटा है उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एक इंपॉर्टेंट कोड की। ये कोड दोस्तों आपको एसए में, एथिक्स में डायरेक्टली हेल्प कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट मोटिवेशन भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। कोड है द अंडरटेकिंग ऑफ अ न्यू एक्शन ब्रिंग्स न्यू स्ट्रेंथ। ये बात बोली है रिचर्ड एल एवन ने। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, ज़रा वीडियो पॉज करके आप थोड़ा विचार करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई मान लो ऐसा कोट आपके सामने है एसए के पर्सपेक्टिव से, तो आप क्या विचार कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। क्योंकि डेली एक कोट मिलेगा ना, तो इससे आपका सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा। फिर एग्जाम में जब बैठेंगे तो डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। जब बात होती है इस कोट की, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे नए एक्शंस एक वर्ड ये है और नया स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि जब हम लोग कुछ नया एक्शन लेते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि नया एक्शन रिस्क से भरा होगा, लेकिन आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है, उस पर काम करना है और वही चीज़ आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। क्योंकि होता क्या है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, यार जैसा चल रहा है चलने दो, क्या बदलने की ज़रूरत है। हम नए एक्शन लेने से डरते हैं और हो सकता है वो नया एक्शन और ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव कर दे। तो वो जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं कि क्या चैलेंजेस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको सोच कर ही हम पीछे हट जाते हैं। तो यहीं पे कह सकते हैं जिन्होंने ये मेंशन किया है, कोट दिया है, उनका कहना है कि नए स्टेप्स लेना लाइफ के अंदर में, नए एक्शन लेना मतलब अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। भले यहाँ पे आउटकम कैसे भी हो, अगर आप एक नई जर्नी शुरू करते हैं तो समझ लेना आपके अंदर में पोटेंशियल है ये स्टेप लेने का, आप आधे लोगों से आगे निकल गए। उसके बाद उस पर लगातार काम करते चले गए तो वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, वो आपको एम्पावर करेगा आगे और भी बहुत कुछ करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर में चैलेंजेस को टैकल करेंगे उतने ही आप मजबूत होते चले जाएंगे। तो कोई चीज़ नई अगर शुरुआत करते हैं तो इससे कह सकते हैं कि एक नेचुरली अगर हम देखेंगे तो हमारी ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है ना, कि हाँ हम ये चीज़ें कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर करते करते आगे आके एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होता है। तो नए एक्शंस हमेशा एक डर के साथ में शुरू होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से काम कर गए तो आपका एक नया स्ट्रेंथ बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा जो आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर जाएगा। समझ गए? और ऐसा नहीं है नए एक्शन शुरू करना बहुत आसान है, कुछ नया करने के लिए कुछ नया सीखना भी पड़ेगा, नई लर्निंग्स लेनी पड़ेगी, नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, नई सिचुएशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सब कुछ करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो मेमोरी पावर है, आपका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो एनहेंस होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको एक पर्सनल स्ट्रेंथ मिलेगी। ध्यान रखिएगा इसको। और एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी है, समझ लेना वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल किसी के लिए नहीं है, बट हो जाता है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक चीज़ में ढल जाता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो फिर वह हम उसी दायरे में फंसे रह जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट है जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। आज इंटरनेशनल रिलेशन के काफ़ी सारे टॉपिक हैं,
तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और जापान दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कोई कंपनी की बात हो रही है क्या? नहीं, यूनिकॉर्न एक छोटा सा इक्विपमेंट है दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। एक एंटीना हम परचेज कर रहे हैं जापान से अपने जहाज़ों के लिए, अपने लड़ाकू जहाज़ों के लिए, जिसको लेकर ये डील हुई है। जैसा आप देख पाओगे दोनों साइड के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर इस डील को साइन कर चुके हैं। कल फ्राइडे में, सॉरी कल फ्राइडे नहीं था, कल सैटरडे था, परसों फ्राइडे में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये एंटीना क्या है और कैसे वर्क करेगा? इसको नाम यूनिकॉर्न दिया गया है। रीजन आपको पता होगा, आज हम बहुत सारे जहाज इस्तेमाल करते हैं, यानी वॉरशिप यूज करते हैं। वॉरशिप लड़ाकू जहाज। अब लड़ाकू जहाज में कई सारे प्रकार के जहाज होते हैं। एक होता है यहाँ पर कॉर्वेट, एक होता है फ्रीगेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर। बड़े साइज के जहाज, बस खाली इनके बीच में साइज का डिफरेंस है, थोड़े बहुत हथियार हो जाते हैं ज़्यादा कम, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से इनका जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन है सारे के सारे लड़ाकू जहाज। ये जो जहाज आप देख पा रहे हैं, इसकी जो मेन ताकत है ऊपर लगा हुआ ये एंटीना। ये एंटीना आप देख पा रहे हैं, ये एंटीना को जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से ये नजर आता है। ठीक है, ये कवर प्रोवाइड करवाया गया, इसके अंदर में ये सब इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और यही एंटीना को बोला जाता है यूनिकॉर्न। ठीक है, क्या बोला जाता है? यूनिकॉर्न। और ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न का अपने आप में फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ये एक प्रकार का एंटीना है जो हमने यहाँ पे परचेज किया है जापान से। क्वेश्चन ये है, सर ये एंटीना करेगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर इस एंटीने के पीछे का मेन पर्पज होने वाला है, ये हमारे वॉरशिप को और ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करवाएगा। वॉरशिप, हमारा जो जहाज होगा वो दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा, रडार की पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, शांति से अपने ऑपरेशंस को चला सकता है, इससे और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाएंगी। यही मेन पर्पस है इन एंटीनास का यूज़ करना इन जहाज़ के ऊपर में। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने डिस्कशन किया है जापान के साथ में, और जापान के साथ में आपको पता है भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन। बट यहाँ पे बात आती है लोकेशन की। लोकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों जापान की देखना। जापान एक आइलैंड नेशन है जो हमारे ईस्ट एशिया वाले रीजन में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्ट एशिया में। तो सर ये ईस्ट एशिया क्या है? ये है हमारा एशिया, लिखा हुआ भी है। तो एशिया का ईस्टर्न साइड कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, इसी ईस्टर्न साइड को जूम कर दोगे, ये रहा जापान। ठीक है, ये रही इसकी कैपिटल टोक्यो। और जापान ऐसा नहीं है कि केवल एक छोटा सा आइलैंड है, जापान के आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जापान देश को देखोगे तो इसके 5 मेन आइलैंड है, ये आप देख पाओगे, ये 5 इसके मेन आइलैंड्स आपको नजर आएंगे यहाँ से यहाँ तक। उन 5 मेन आइलैंड्स का नाम क्या है? एक है होकाइडो, दूसरा है होन्शो, तीसरा है शिकोकू, चौथा है कुयूशु और 5वां है ओकिनावा। ये तो इसके 5 मेन आइलैंड हो गए। बाकी 4000 छोटे छोटे ऐसे और भी आइलैंड्स आपको जापान के देखने को मिल जाते हैं जो इसके आसपास प्रेजेंट हैं। बाकी की जो मैंने बात बताई है वो सब यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। तो जापान कहाँ पर है आपको समझ में आ गया। बाकी ये आप देख पाएंगे दोस्तों, नीचे है साउथ चाइना। ठीक है, मतलब ये चाइना है और यहाँ पर ये चाइना बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर समुद्र है ये साउथ चाइना सी हमारा है। ऊपर यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, सारे समुद्र को बांट रखा है। ये बोलता है ये ईस्ट चाइना सी है, ये भी हमारा है क्योंकि चाइना बगल में है। साउथ चाइना सी है, ये भी हमारा है। इस वजह से कई बार जापान और चाइना के बीच में टेरिटरी को लेकर रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहते हैं, क्योंकि जापान जो है जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे चाइना के ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। बगल में नॉर्थ कोरिया भी है, ऊपर नीचे साउथ कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर रशिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे देश इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट हैं। कई बार जापान को हम लोग यहाँ पे सन ओरिजिन कंट्री भी बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले यहाँ पर जापान में पड़ेगा, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। मतलब कई बार ये जो वर्ड है वो यूज़ कर दिया जाता है। जापान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जापानीज एल्प की पहाड़ियां यहाँ पे नजर आती हैं। जापान में अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, भूकंप लगातार आते रहते हैं। कई बार बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं, फुकुशिमा डिजास्टर के बारे में आपको पता होगा। क्वेश्चन ये है भूकंप आते क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन है कि जापान रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में प्रेजेंट है। पता है ना, परसों मैंने रिंग ऑफ फायर आपको पढ़ाया था जब इंडोनेशिया का एक वोल्केनो लाकी लाकी चर्चाओं में था। तो यही दोस्तों वो रिंग ऑफ फायर है जहाँ पे जापान प्रेजेंट है। 200 से ज़्यादा वॉल्केनोज हैं यहाँ पर। तो जब नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगी तो उससे भूकंप भी देखने को मिलता है और वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। जापान में एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नजर आती है। तो जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही ज्यादा काम की है दोस्तों। यह है पेज नंबर 11 पर, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बॉडी का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक अंडर ट्रायल्स टू कट क्राउडिंग ऑफ जेल्स। ये क्या मतलब है सुनिएगा।
आज ना हिंदुस्तान में जो जेल प्रेजेंट है वो कई सारी समस्याओं के साथ में दोस्तों वो जेल गुजर रही हैं। जैसे आज जेल में अंडर ट्रायल्स लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट कर लिया गया है किसी कंप्लेंट के आधार पे, बट वो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो अभी कॉन्विक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, मुजरिम साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसी दौरान उसको जेल में डाल रखा है, ना ही उसको बेल मिल रही है। तो ऐसे लोगों की संख्या हमारे जेल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है तो हम इनको छोड़ तो सकते हैं ना, इनको बेल पर छोड़ा जा सकता है और इससे जेल के ऊपर जो बर्डन है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की संख्या की वजह से जेल के अंदर में जो क्राउडनेस जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है, जिससे जेल में जितने भी कैदी हैं उनमें बीमारियां फैल रही हैं और भी कई सारी प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमारे जेल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इतने क्राउड को झेल सके। तो भाई इसमें गलती तो हमारी हो रही है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वो बोलते हैं कि भाई अंडर ट्रायल जितने भी प्रिजनर्स हैं आप उनको छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ना मतलब बेल पे रिलीज कर दीजिए। जब मुजरिम साबित होंगे, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, पकड़ लेंगे वापस। आप कैसे पकड़ेंगे? तो बोला जा रहा है कि भाई उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक करते रहो। यही सिस्टम यूएस, कनाडा, यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया सब अपना रहे हैं। उनको बस खाली ट्रैक करते रहो, है ना, उनसे बस खाली चीज़ें मेंशन करवा लो, वो ऑनलाइन लोकेशन अपना भेजते रहेंगे वीकली बेसिस पे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मेंशन ये किया जा रहा है कि भाई अगर हमें जेल के अंदर में सिनेरियोज को इंप्रूव करना है, जो आज भारत ओवर क्राउडेडनेस यानी भीड़ बहुत ज़्यादा है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसको ठीक किया जा सकता है बाय गोइंग थ्रू दी प्रिजन रिफॉर्म्स। हम इसके अंदर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आज जेल का सिनेरियो क्या है दोस्तों, ये सुनिए। बोला जा रहा है आज जेल में जितने भी कैदी प्रेजेंट हैं, हर 4 में से 3 कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर केवल और केवल ट्रायल चल रहा है, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। मुजरिम बहुत कम साबित होते हैं, 76% अंडर ट्रायल है। मेंशन किया जाता है आज हमारे जेल में कितने कैदी रखने की कैपेसिटी है पूरे देश में। हम केवल और केवल 4,36,266 4,36,266 इतने कैदियों को जेल में रख सकते हैं, ये कैपेसिटी हमारी है। लेकिन हमने कितने कैदियों को रख रखा है जेल में? 5,73,220 5,73,220। तो ये ऑटोमेटिकली पहले तो ये ज़्यादा हो गया। उसके अलावा जितने भी ये कैदी आपको दिख रहे हैं इसमें से 76% अंडर ट्रायल हैं, है ना। यही तो बोला जा रहा है कि अंडर ट्रायल है, यानी इन पे अभी केस चल रहा है, मुजरिम साबित नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस वजह से ओवर क्राउडेडनेस यहां पे बढ़ जाती है और हमारे प्रेजेंस यानी जेलों के ऊपर में जो बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो भाई ये जितने भी अंडर ट्रायल हैं इनको बेल दे के छोड़ दो। अब बेल दे के छोड़ दिया जाएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक ये कोर्ट में अवेलेबल रहेंगे, तब तक ये कोर्ट में आते रहेंगे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बोली हुई है। वैसे नवंबर 2023, जुलाई 2024 में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर चुका है, जो बेल है कैन बी ग्रांटेड विद कंडीशंस टू मॉनिटर मूवमेंट बट कॉशन्ड अगेंस्ट कांस्टेंट सर्वेलांस। समझ गए कि भाई यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई हम ये बेल कैदियों को दे सकते हैं, बट लगातार आप उनके ऊपर निगरानी बनाए रखिएगा, है ना, उनके मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होगा। और जुलाई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो एक्यूज है, यानी कि जिसके ऊपर में मतलब कोई इल्ज़ाम था, पकड़ा गया था, हमने वैसे छोड़ दिया है, तो उसको वीकली लोकेशंस प्रोवाइड करवानी होगी गूगल के मैप के माध्यम से। ये काम करेगा तो वो बाहर रह सकता है, नहीं तो फिर पकड़ के जेल में ही डाल देंगे। कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ कंडीशंस दी जाएंगी उन कैदियों को जिनको यहाँ पे पकड़ा गया है, बट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट ऐसे कुछ कंडीशंस पे उनको छोड़ा जा सकता है। इससे काफ़ी कुछ इंप्रूव होगा, क्योंकि यही वाला जो पैटर्न है कि भाई कैदी को ट्रैक करते रहना और उसको छोड़ देना, ठीक है, ये वाला पैटर्न यूएसए, कनाडा, यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ये यहाँ पे बोला गया। फिर मेंशन किया जा रहा है कि भाई इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। इसका फायदा ये होगा कि जेल के अंदर में जो क्राउडनेस है वो कम हो जाएगी, जो ये बर्डन है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा जो कैदी हैं उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा खाली सा हो जाएगा जेल। उसके अलावा जो भी डिटेंशन की कॉस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कैदी को वहाँ पे बंद करके रखा जा रहा है उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा, बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क है मिसयूज़ करने का। भाई मिसयूज़ का भी रिस्क हो सकता है, या फिर हम उसको ट्रैक करें और ट्रैक ना कर पाएँ, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिना गाइडलाइंस के यहाँ पे उसको ट्रैक करना, ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है।
तो हमें चीज़ें बदलनी होगी, क्योंकि आज हमारे देश में जितने भी कैदी हैं उसमें से 4,34,302, आप इमेजिन कर रहे हैं, 4,34,302 ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर केवल और केवल यहाँ पर ये केस चल रहा है और मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। तो हमें यहाँ पे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, जेल को खाली करने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया? तो एक छोटा सा डेटा है, इसी फोटो का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ अलग से हट के कोई चीज़ नहीं है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? रेस्पाइट फॉर इंडियन कॉफी ग्रोवर्स एज ईयू ग्रांट्स टाइम फॉर ईयूडीआर कंप्लायंस। मतलब क्या है, सुनिए। ईयूडीआर ना, ये जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है भारत के लिए। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ये ना एक नियम है जिसको फॉलो करना होगा आगे। अभी क्या हुआ, ये नियम वैसे लागू होने वाला था दिसंबर से, लेकिन अब बोल दिया गया है कि 2026 से लागू होगा। तो जितने भी लोग हैं उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। अब आप कहोगे सर ये नियम यूरोपियन यूनियन का है, फ़ायदा हमको मिलने वाला है, ऐसा क्या है? तो सुनिए दोस्तों, इसके पीछे की इंपॉर्टेंट बात। आज भारत बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, चाय पत्ती प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी की बात करेंगे तो हमारी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में बिकती है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में जब बिकेगी तो वो अपने कुछ नियम वगैरह लेकर आ रहे थे और उनका कहना यह था कि भाई हम ना, यानी यूरोपियन यूनियन, ये 27 देश खड़े हैं देश के ऊपर में कुछ चीज़ें लगाने के लिए, लॉज लगाने के लिए। हम नहीं चाहते कि दुनिया भर में पेड़ों की कटाई हो, हम नहीं चाहते डिफॉरेस्टेशन हो। तो कहोगे आप डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे क्या लेना देना? तो यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि जो भी देश, मान लो यहाँ पे भारत ने कॉफ़ी को बनाया, अब जब कॉफ़ी की खेती की तो मान लो कहीं पर जंगल काट दिए गए, वहाँ पे कॉफ़ी की खेती की, तो यूरोपियन यूनियन बोलता है कि जो हमारा ये ईयूडीआर नियम है ना, ये क्या करेगा, आपकी कॉफ़ी को हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने पेड़ काटने के बाद में खेती की है। यही तो कॉन्सेप्ट है ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। जितना भी डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई है, उसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर नियम यूरोपियन यूनियन लेकर आया है कि हम 27 देश साथ में खड़े हैं। कोई भी देश जो हमें चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, उसने अगर पेड़ काटने के बाद में उसको प्रोड्यूस किया है, वो हमें अगर बेचेगा, हम नहीं खरीदने वाले। समझ गए? और ये 27 नेशंस हैं और इंडिया भी बहुत सारी कॉफ़ी इनको बेचता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन नहीं करते। हमारे पास में कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए अच्छी खासी ज़मीन है, तो हमें इतना कोई नुकसान होगा नहीं। बट फिर भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये जो नियम है ये लागू होने वाला था, है ना। लार्ज जितने बड़े बड़े कॉफ़ी ऑपरेटर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनका कहना यह है कि वो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते, लेकिन अभी के लिए 2026 तक टाल दिया गया है कि भाई आगे लागू होगा। तो जो हमारे कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं उनको और फ़ायदा मिल गया है कि भाई चलो अभी के लिए तो टेंशन टली, 2-4 साल के लिए, 2 साल के लिए कम से कम, उसके बाद से इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि बोला जा रहा है जो ईयूडीआर है 2026 से लागू होगा, जैसे ही लागू हो जाएगा उसके बाद हमें ये नियम फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर पेड़ की कटाई करने के बाद में हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और यूरोपियन यूनियन को बेचेंगे, तो यूरोपियन यूनियन कहता है हम उसको नहीं परचेज करने वाले। आज 70% इंडिया की जो कॉफ़ी है वो यूरोपियन यूनियन के देशों में बिकती है। हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये कॉफ़ी, तो समझ सकते हैं अगर गड़बड़ी हुई तो इंडिया के कॉफ़ी मार्केट को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो इंडिया वैसे यहाँ पर कहता है कि हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की छांव में इस तरीके से उगाते हैं, तो हम पेड़ों की कटाई करते नहीं है। तो इंडियन कॉफ़ी सस्टेनेबल तरीके से ग्रो होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नियम को लगा लो। लेकिन उसके बावजूद ही भारत इस नियम को अपोज करता है कि भाई इससे और आगे प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की कहानी ये है, ऐसे कई सारे नियम ये लेकर आ रहे हैं आगे जाके कि भाई कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं कि भाई कोई अगर चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है, उसको नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को नुकसान होगा, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन आज बिहेव कर रहा है अलग अलग लॉज को लेकर, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया मामला क्या है। अब देखिए एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आपसे इसी ईयूडीआर को लेकर कि ये ईयूडीआर एग्जैक्टली है क्या। ये जो है दोस्तों नियम, इसको लाया गया था, मतलब बोला गया था कि भाई यहाँ पे शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर 2024 से, बट अभी टाल दिया गया है। बोला जा रहा है 2026 से यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इस नियम के तहत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो यूरोपियन यूनियन खरीदता है उसको कुछ नए नियम फॉलो करने पड़ेंगे।
और नए नियम में क्या है कि आपको पेड़ों की कटाई करे बिना ही उस सामान को प्रोड्यूस करना होगा। और ये कौन से सामान है? स्पेशली ईयूडीआर ने इसमें कई सारी चीज़ों को मेंशन कर रखा है। कैटल है, बीफ जिसमें कोकोआ है, वुड है, कॉफ़ी है, ऑयल पाम है, रबर है, सोया है। ये कुछ आइटम्स हैं, याद रखिए। इन्होंने अपने इस लॉ में इसको इंक्लूड कर रखा है कि अगर ये चीज़ें आप प्रोड्यूस करेंगे और अगर प्रोड्यूस करने के पीछे आपने डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों की कटाई की, तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है तो हम आपसे ये परचेज करेंगे। तो कहने का मतलब है इनका कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो, है ना, उसके अलावा जो है पोल्यूशन ना हो, है ना, एनवायरमेंट को बचाया जा सके। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये अपनाकर चल रहे हैं। समझ गए? तो इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स को कवर किया जा रहा है और भी आने वाले समय पर कई सारे प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कवर होते हुए नजर आएंगे। इसमें क्या होगा? कहोगे यूरोपियन यूनियन को कैसे पता चलेगा? पहले हमें क्लियर एविडेंस देना होगा। जितने भी यूरोपियन यूनियन के ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पर इन चीज़ों का सबूत देना होगा कि हाँ, हमने इन चीज़ों को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है या डिफॉरेस्टेशन नहीं किया है। अब आप कहोगे मान लो कहीं पर डिफॉरेस्टेशन बहुत पहले हुआ है उस ज़मीन पे, तो वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये एक्ट लागू होगा 1 जनवरी 2021 से। मतलब 1 जनवरी 2021 के बाद में अगर किसी एरिया में पेड़ काटने के बाद में वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा यूरोपियन यूनियन। 1 जनवरी 2021 से पहले कहीं पे पेड़ वगैरह काटे गए हैं तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करेगी इस लॉ में। तो एक्सपोर्टर्स को ये प्रूव करना होगा, एक क्लियर एविडेंस देना होगा, उसके बाद में जाकर इनको फॉलो किया जाएगा। अगर मान लो कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो इससे यूरोपियन यूनियन उस देश के ऊपर में या उस कंपनी के ऊपर में पेनल्टीज लगा सकता है और यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है वो उसको देने से बंद कर देगा कि भाई हम आपको ये मार्केट ही नहीं देने वाले। क्लियर? बस इसका यहाँ पे ध्यान में रखिएगा और कुछ भी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, कॉफ़ी के बारे में कई बार वैसे पढ़ा चुका हूँ। आज एक प्रॉब्लम और भी है। जो हमारा देश का कॉफ़ी बोर्ड है वो ये बोलता है कि इंडिया में इस साल जो कॉफ़ी का ग्रोइंग जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। इंडिया इतना ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो नहीं कर पाया है, जो आउटपुट है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड ने मेंशन किया है। आगे भी ये समस्या हो सकती है क्योंकि हमारे देश में कई सारी जगह पे, चाहे केरला की बात करें, लैंडस्लाइड्स हुआ है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कॉफ़ी की खेती है उसको नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लगातार कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के नियम में कॉफ़ी पे क्या असर पड़ सकता है उसका डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आज दोस्तों भारत के अंदर में कॉफ़ी प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। भारत छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का और 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का। छठे नंबर पर आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर को। ठीक है, दुनिया भर में जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 3.14% इंडिया करता है। 70% जो भारत की कॉफ़ी है वो सीधा एक्सपोर्ट हो जाती है जैसे मैंने आपको बताया, बाकी 30% हम अपने देश में कंज्यूम कर लेते हैं। इंडिया जाना जाता है क्वालिटी वाली कॉफ़ी के लिए क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं क्वालिटीज़ में। इंडिया 2023-24 के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3.6 मेट्रिक टन्स के आसपास जो ग्रीन कॉफ़ी है उसको भी प्रोड्यूस कर रहा है। कॉफ़ी वेराइटीज़ की बात करेंगे तो भारत में स्पेशली 2 वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबोस्टा। ये 2 वेराइटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब दोनों में पहचान क्या है? जो अरेबिका वाली कॉफ़ी है दोस्तों वो हायर ऑल्टीट्यूड्स में, जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं उसमें उगाई जाती है। इसमें काफ़ी खतरनाक खुशबू भी होती है, ये बोला जा रहा है। इसके आधे से ज़्यादा रेट इसकी खुशबू की वजह से है। रोबोस्टा जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मानी जाती है और कई सारे ब्लेंड्स में इसका यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन है, उसी का ही यहाँ पर यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। क्योंकि कॉफ़ी अगर हम देखेंगे एक्चुअली में आज के समय पर हम टेस्ट के लिए देखते हैं कि भाई हाँ एक कॉफ़ी वाला टेस्ट आएगा, चॉकलेट वाला टेस्ट आएगा, कॉफ़ी टेस्टी होती है, हम इसको टेस्ट के लिए देखते हैं। एक्चुअली में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इसको लेकर तो कॉफ़ी टेस्ट के लिए नहीं है। आप ब्लैक कॉफ़ी देखेंगे, इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, दूध वाले कॉफ़ी के बेनिफिट नहीं है। जो ब्लैक कॉफ़ी होती है सीधा पानी गर्म किया, कॉफ़ी डाला उसमें, उसको यहाँ पर आपने कंज्यूम किया, उसके ज़्यादा बेनिफिट हैं, आपके लीवर को डिटॉक्स करना, है ना, ये सब चीज़ों में फ़ायदा करेगा। तो ब्लैक कॉफ़ी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, टेस्ट के लिए नहीं है ये। समझ गए? मतलब आज हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आज हमारे देश में कॉफ़ी का आउटपुट कम हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न यह है कई सारी जगह पर सूखा पड़ चुका है, कई सारी जगह पर बारिश बहुत ज़्यादा है। केरला में लैंडस्लाइड्स हमने देखा है भयानक, जिसकी वजह से जितना भी कॉफ़ी बेल्ट वाला रीजन है वहाँ पे कॉफ़ी की फसलों को 20% तक नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद कॉफ़ी प्रोडक्शन का अगर हम एक इतिहास देख लेते हैं तो कॉफ़ी को लगभग 17वीं सेंचुरी में इंडिया में लेकर आया गया था। वो डच लोग थे जो कि यहाँ पर ये कॉफ़ी को लेकर आए। मतलब इंडिया में थ्रू आउट द 17वीं सेंचुरी इंडिया भर में यहाँ पर फैला दिया। फैलाने में यहाँ पे डच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ये जो कॉफ़ी है इसकी कमर्शियल फार्मिंग शुरू कर दी। देन उसके बाद में कॉफ़ी एक बहुत बड़ी तेज़ी से प्रोडक्शन
का रूप लेने लगा इंडिया के अंदर में। तो इंडिया में आज कॉफ़ी उगाई जाती है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स दोनों जगह पर, और कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि कॉफ़ी कई सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, आपको डायबिटीज़ से बचाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ से स्पेशली, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में डायबिटीज़ के केसेस हैं, उससे बचाती है। आज डायबिटीज़ को लेकर एक और न्यूज़ आर्टिकल है हमारे खबरों में दोस्तों, ठीक है। मतलब इसका अगले ही आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया में दुनिया भर के जितने भी डायबिटीज़ के केसेस हैं, आप इमेजिन कीजिए कि दुनिया में 800 मिलियन डायबिटीज़ के केसेस हैं, उसका क्वार्टर यानी कि 200 मिलियन से ज़्यादा केसेस केवल भारत में हैं डायबिटीज़ के। तो ये समझ सकते हैं, इस आर्टिकल को मैं इस वाले आर्टिकल के साथ मैं लिंक कर दे रहा हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए जो कॉफ़ी है वो आपको डायबिटीज़ के प्रति प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, और जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती है उसको दिमागी संबंधित समस्याएं जैसे डिमेंशिया वगैरह, भूलने की प्रॉब्लम, ये सब कुछ होता है। तो उन सब चीज़ों के अगेंस्ट में कॉफ़ी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ साइंटिफिकली प्रूवन डिटेल्स हैं जिसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है, भारत में कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है? तो उसमें आता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा, 70% भारत की टोटल कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है, उसके बाद केरला में होता है, ठीक है। अब दोनों ही जगह पर प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, इस वजह से इस बार प्रोडक्शन में एक थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों आज ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन केवल सदर्न स्टेट तक सीमित नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक भी जा चुका है, ठीक है। और इंडिया में इस पूरे कॉफ़ी सेक्टर को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए एक बोर्ड आता है जिसको बोलते हैं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन होता है जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। तो कॉफ़ी बोर्ड को भी हमने कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत बनाया है। ये जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में आपको देखने को मिल जाएगा। 33 इसके मेन मेंबर्स आपको नजर आएंगे। बाकी इस बोर्ड का मेन फोकस है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को ग्रो करना है। अब देखिए एग्जाम में एक बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अब क्वेश्चन थोड़ा सरल सा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। क्वेश्चन ये था कि कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, और आगे इनके हेडक्वार्टर दे दिए गए। बताइए, मैच कीजिए कौन सा सही है। तो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताओ इन चारों में से कहाँ पर है? बेंगलोर में। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, जस्ट कुछ सेकंड्स पहले। तो पहला वाला तो ये करेक्ट मैच है। दूसरा, थर्ड वाला यहाँ पर अगर आप देखेंगे, रबर बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कोट्टयम में है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है 1342। आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो कॉफ़ी के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मेंशन करता है क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज आर इन इंडिया। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर मांग की है कि भारत में तुरंत एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, नहीं तो फिर जो ये डायबिटीज़ है या जो शुगर की प्रॉब्लम है ये कई सारी लोगों की जान लेने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे पर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में ये बोला गया आज पूरे दुनिया में 800 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, शुगर वाली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और इनमें आधे से ज़्यादा लोगों को कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और इस स्टडी ने यह बताया कि इन 800 मिलियन में से 212 मिलियन ऐसे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। 212 मिलियंस इंडियंस हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ये स्टडी है। तो कहोगे ऐसा तो हमें पता नहीं था, क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे ये तो पता था कि हाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस भारत में हैं। आईसीएमआर का डेटा ने ये नंबर्स नहीं बताए थे। नाउ नंबर अब हमारे सामने आया है तो ये शॉकिंग है। 212 मिलियन बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर कहलाता है। और स्पेशली ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। वो ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ भी दो प्रकार की है, एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 2 वाले के सबसे ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब कहोगे चाइना का क्या सिनेरियो है, क्योंकि चाइना भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री में ही आता है, इंडिया के बाद चाइना है। तो चाइना में भी कोई कम केस नहीं है, लेकिन 148 मिलियन के आसपास आप देख पाएंगे लोग हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत में इसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा है, क्योंकि हम मीठे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय पर ये प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ से सफ़र करना पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है, यही डायबिटीज़ को अगर ठीक ना किया जाए तो कई सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं धीरे धीरे करके शरीर में दर्द, उसके अलावा अगर हम देखेंगे चलने में परेशानी, और ज़्यादा आगे इंसान बढ़ेगा और उम्र बढ़ेगी, हड्डियों में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ से संबंधित। दिखना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना, जो विजन है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमें इन चीज़ों में यहाँ पे सुधार करना होगा, समझ रहे हैं।
नाउ क्वेश्चन ये है डायबिटीज़ के बारे में और क्या क्या जानकारी है। तो डायबिटीज़ एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जो फैलती तो नहीं है लेकिन एक इंसान के लिए खतरनाक है। क्वेश्चन ये है डायबिटीज़ होता कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। ये तो हमें पता है, ज़्यादा मिठास का कंजम्पशन हो रहा है तो यहाँ पे ये डायबिटीज़ या जो शुगर है वो हमको देखने को मिलती है। बट प्रोसेस क्या है, जब आपकी बॉडी के अंदर में जो प्रेजेंट पैनक्रियाज है वो इनफ मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस ना करे तब एक इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है। कहोगे ये क्या है, ये देखिए यह है आपका बॉडी पार्ट। ये है दोस्तों येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, यही है पेनक्रियास। ये एक चीज़ प्रोड्यूस करता है आपके बॉडी में जिसको बोलते हैं इंसुलिन। तो कहोगे हम क्या करें इंसुलिन का। देखिए बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड शुगर होता है या ग्लूकोज लेवल होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये इंसुलिन ही जिम्मेदार होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रेगुलेट करना। अगर आपका पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगा तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन नहीं हो पाया, बैलेंस नहीं हो पाया। तो बैलेंस अगर नहीं हुआ तो शुगर बढ़ गई या कम हो गई। उसी को यहाँ पे दोस्तों हम लोग शुगर वाला जो इशू है या डायबिटीज़ है वो बोलते हैं, जब आपकी बॉडी प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर सके। और ये जो डायबिटीज़ है दो प्रकार की होती है, एक है टाइप 1 डायबिटीज और एक है टाइप 2 डायबिटीज। पता है दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यह है, टाइप 1 डायबिटीज तब होती है जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब हमारी बॉडी इंसुलिन बना तो रहती है लेकिन इतना नहीं बना पा रही कि हमारे बॉडी के शुगर लेवल को वो रेगुलेट कर सके। दोनों में फ़र्क है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों वगैरह में दिखाई पड़ती है जो स्पेशली 14 से 16 साल के हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में दुनिया में टाइप 2 डायबिटीज़ ही देखने को मिलती है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, फिर से रिपीट करता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होती है जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, इंसुलिन बनाना बंद कर दिया पैनक्रियास ने, तब होता है टाइप 1। टाइप 2 आपके पैनक्रियास इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन इनफ मात्रा में नहीं बना रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं बना पा रहा है, जिससे शुगर मेंटेन नहीं हो पा रहा। समझ गए? तो ज़्यादातर लोगों में ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाला जो केस है वो हमको नज़र आता है। ट्रीटमेंट यही है कि देखिए अगर जिसको टाइप 1 वाली डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, फिर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, सिंपल सी बात है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अपना खान पान में सुधार कर ले तो यहाँ पे दोस्तों वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर होता है, इस चक्कर में बोलते हैं जो हेल्दी डाइट है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये हेल्दी डाइट मेंटेन नहीं करते हैं तो समस्याएं क्या होंगी। समस्या नंबर 1, इंसुलिन की वजह से 5 मेन ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के 5 अंग हैं उनके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले किडनी, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेसल्स, चौथा नर्वस सिस्टम एंड पांचवा आंख यानी आईज। और ये 5 चीज़ें अहम ऑर्गन है दोस्तों, उसके बिना बॉडी नहीं चलने वाली। और आज कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया में इतने सारे केसेस, 212 मिलियन केसेस भारत से आ गए। आज हमारा डाइट दोस्तों अच्छा नहीं है, अनहेल्दी डाइट है। अच्छी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर लेना, तंबाकू का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर लेना या मोटापा होना, ये सब कारण बन जाते हैं इंसुलिन बोल रहा हूँ, ये शुगर के, डायबिटीज़ के। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए फिर आते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर। अगली खबर बहुत ही ज़्यादा काम की है, पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं क्योंकि आज संडे है तो साइंस एंड टेक के कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। एक आर्टिकल आपके सामने है। 35% डॉक्टर्स भारत में ऐसे हैं जो अनसेफ फील कर रहे हैं वाइल एट दी वर्क, ऐसा यहाँ पर स्टडी ने मेंशन किया है, जिसको लेकर ये खबर कवर की गई है। क्योंकि दोस्तों हमने रिसेंटली एक केस देखा कोलकाता के अंदर में जो आरजीकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक फीमेल के साथ में इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव किया गया। अब दोस्तों होता क्या है, आज के समय पर प्रोटेस्ट भी हुआ कि भाई जो वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के अगेंस्ट में इसको रोका जाए, डॉक्टर्स को भी सेव किया जाए, डॉक्टर्स को भी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आपके सामने है ये कुछ चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन शेयर करती है। और ये जो रिपोर्ट है क्या बताती है, 2017 की स्टडी है, उसमें ये पाया गया है 75%, 75% से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं भारत में जो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर वायलेंस फेस कर रहे हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके साथ में वहाँ पे हिंसा हो रही है। इवन जो IMA केरला है, इनका स्टेट सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है 3,885 डॉक्टर्स भारत भर में ऐसे हैं जिनको कोई प्रकार की सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। 11% डॉक्टर सर्वे जिनका किया गया था ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारा जो काम करने की जगह है, जिस हॉस्पिटल या जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो अनसेफ है, हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। 24% डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बोला है
मतलब पूरे इंडिया भर में ही जो जगह है डॉक्टर्स के काम करने की वो अनसेफ है। फिर उसके बाद ये भी मेंशन किया है क्योंकि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में अच्छा प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आधे से भी कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नाइट ड्यूटी पे जा रहे हैं और उनको कोई प्रॉपर रूम वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए, ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स हैं। समझ रहे हैं? उनके पास में रेस्ट रूम नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। 53% ड्यूटी रूम ऐसे हैं जो काफ़ी दूरी पर लोकेटेड हैं। स्टडी ये बताती है कि 70% डॉक्टर ऐसे हैं जो काम के समय पर ही वायलेंस को फेस करते हैं, उनके साथ में हिंसा हो जाती है। ठीक है, इवन मेंशन किया है रात में जो इमरजेंसी रूम्स होते हैं, क्योंकि अब नाइट शिफ्ट भी चलता है, तो इमरजेंसी रूम में कई बार कोई इंसान जो शराब वगैरह पिया है वो सीधा घुस जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि कुछ बोलचाल में फिर विवाद हो जाता है, फिजिकल एब्यूज़ होने लगता है। तो ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पे नज़र आए हैं। तो इस वजह से डॉक्टर्स की सेफ्टी हमारे लिए आज के समय पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, ऐसा यहाँ पर ये आर्टिकल में मेंशन किया गया। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। क्या ये डॉक्टर की सेफ्टी का इशू अब 2024 में शुरू हो रहा है या लंबे समय से है? दोस्तों इतिहास में ही अगर आप देखेंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट में जो ये वायलेंस, जो ये हिंसा है, ये भारत में नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये समय था 1973 का। आप इमेजिन कीजिए 1973, एक केस था अरुणा रामचंद्र का। तो ये जूनियर नर्स हैं, इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था हॉस्पिटल के स्वीपर के थ्रू, जो वहाँ पे झाड़ू लगाता था। तो ये केस है 1973 का। लंबे समय से ऐसे केसेस नज़र आ रहे हैं। तो आज भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। पहली चीज़, लॉन्ग वर्क आवर्स। कई बार इन डॉक्टर्स की या जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ओवरनाइट शिफ्ट करनी पड़ जाती है ना। मतलब बहुत ज़्यादा घंटों घंटों की शिफ्ट चल रही है, 12 घंटों का वर्क डेज आपको देखने को मिलेगा। और कई बार यहाँ पे 36 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, जैसा हमने आरजीकर हॉस्पिटल वाले केस में उन फीमेल के साथ में देखा था। WHO की रिसेंट एक स्टडी है, वो ये बोलती है कि अगर आप एक सप्ताह में 55 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो इससे आपको सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। और यहाँ पे एक दिन में मतलब 12-12 घंटे काम करवा दिया जा रहा है, या फिर 36 घंटे लगातार नॉन स्टॉप वो वर्क कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी नींद लेने के बाद में फिर से लग जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। आज दोस्तों जो वर्कर है उनके ऊपर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। एक रिसर्च पब्लिश हुआ था 2023 में, जहाँ पे बोला गया 49.9% हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो स्ट्रेस से भरे हुए हैं। और स्ट्रेस से भरे हुए हैं मतलब इतना काम करने के बाद में उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर कम हो चुका है, मेडिकल एरर ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हेल्थ केयर वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका भी हेल्थ ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर यही हेल्दी नहीं होंगे, इनका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो उसका जो खामियाजा है वो पेशेंट्स को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर सेफ्टी की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वर्कर को फ्रस्ट्रेशन होने लग रहा है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। समझ रहे हैं? तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो यहाँ पर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। फिर एक सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स। जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है वो आज समय के साथ में अपडेट नहीं हुआ है। समय बहुत आगे निकल गया, अपडेशन बहुत पीछे रह गया, सारी टेक्नोलॉजीज़ पुरानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हेल्थ केयर वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है। और जब मैं बात करता हूँ हेल्थ का टॉपिक, तो हेल्थ का टॉपिक स्टेट सब्जेक्ट है। एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि ये राज्य सरकार के अंडर में आता है। हमारा हेल्थ का एंड लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के पास में आती है कि वो इन सब इवेंट्स का ध्यान में रखें और ये जो वायलेंस है इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोकें। इसके लिए कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव उठाए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कई सारे कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2022 को चलाया था, ठीक है, जहाँ पे हेल्थ केयर्स के प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया। फिर एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेकर आया गया, जहाँ पे जो भी हिंसाएं हो रही हैं हेल्थ केयर पर्सनल्स के अगेंस्ट में उसको काउंटर करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लेकर आया गया, ठीक है, जो एपिडेमिक सिचुएशंस होती हैं उसको टैकल करने के लिए। फिर निर्भया फंड भी बनाया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेन पर्पज़ था कि जो हमारी वेमेन है कंट्री के अंदर में उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च जाएगा, जो भी इस फंड में इकट्ठा होगा।
फिर ऐसे दोस्तों स्टेट लॉ शुरू करे गए। कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का इस तरीके का नियम शुरू किया, चाहे वो केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन हो, हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो। ऐसे कई सारे नियम अलग अलग राज्य सरकार लेकर आई, जहां पे हमने हेल्थ केयर प्रोटेक्शन को लेकर डिस्कशन किया। तो हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक अल्टीमेट टॉपिक है जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में कई सारे एफर्ट्स उठाए गए। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ये सब बॉडीज आपस में मिलकर आज काम कर रही हैं कि हेल्थ सेक्टर में जिसके साथ में भी वायलेंस हो रहा है उसको रोका जा सके। उसके लिए कुछ नई गाइडलाइंस वगैरह लाने का काम इन बॉडीज़ ने किया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी जानकारी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से मिली होगी। छोटा सा लेक्चर लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेक्चर। ये सब चीज़ें छोड़िएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।